प्रिय छात्रों, इसके पहले के वीडियो में मूल अधिकार का आपने क्वेश्चन आंसर के रूप में प्रैक्टिस किया। अब चूंकि हमने बताया था कि मूल अधिकार वाला चैप्टर, फंडामेंटल राइट वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा काफ़ी लंबा पड़ जाता है, तो जो भी क्वेश्चन उसमें बचे हुए हैं उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज मैं आपके सामने कराने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने अनुच्छेद 29-30 तक, मतलब 12 से लेकर के 29-30 तक आप लोगों ने मूल अधिकार से संबंधित जो भी भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं या आने की संभावना रहती है उसके बारे में आप लोगों ने प्रैक्टिस किया। अब आपके सामने उस मूल अधिकार के कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद से अपने से ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, मतलब भारतीय संविधान किस चीज़ को मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन: केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई व नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो इस तरीके से ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी ऑप्शन आपके किस आर्टिकल से रिलेटेड हैं, तो ये आर्टिकल से रिलेटेड हैं आपका अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 29-30 जो कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार प्रदान करता है। अब इसी आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, और वो अल्पसंख्यकों को अधिकार किस आधार पर दिया गया है, तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। तो आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को भाषाई और धार्मिक आधारों पर अधिकार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकार, और इसी मौलिक अधिकार को मूल अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शब्दों के हेर फेर से बच्चों को आता हुआ क्वेश्चन वो समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा इन शब्दों पे आप लोग विशेष ध्यान देते रहिएगा। तो मौलिक अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जाना जाता है, और अगर हिंदी के शब्द न समझ में आए तो थोड़ा बहुत इसका इंग्लिश वर्जन भी आप लोग लेके चला करिए। और इसी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, तो फंडामेंटल राइट के नाम से जाना जाता है। तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है। ऑप्शन है सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। और ये सर्वोच्च और उच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी प्रदान करता है, और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकार को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। अब जैसे कि आर्टिकल 32, अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों के सामने किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो ये सारे चैप्टर वाइज जितने भी क्लासेस हैं, जैसे कि अभी तक हमने प्रैक्टिस कराया, संघ राज्य क्षेत्र पे कराया, संविधान के निर्माण पे क्वेश्चन आंसर कराया, उसके बाद से नागरिकता पर कराया, उसके बाद से तीसरे चैप्टर मूल अधिकार पर हम लोग आ गए हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन को लेकर के जरा सा भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो उस कंडीशन में इस सारे क्वेश्चन पे विस्तार पूर्वक व्याख्या के रूप में हमने वीडियो डाला हुआ है, उसका मेंशन आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मूल अधिकारों की शक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 और 226 के तहत, और इन दोनों की चर्चा हम मूल अधिकार वाले चैप्टर में कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है। तो मौलिक अधिकार का संरक्षक न्यायपालिका है कि संसद है कि कार्यपालिका है कि उपरोक्त में कोई नहीं है। तो अभी चूंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन तो
क्वेश्चन का आंसर तो एक ही आता है, लेकिन उसको भिन्न भिन्न रूपों में क्वेश्चन को उलट पुलट करके या फिर उसको फेर बदल करके बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है। तो सेम यही क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति न्यायालय को प्राप्त है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ये पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है। तो मौलिक अधिकार का संरक्षक न्यायपालिका होती है, और इस न्यायपालिका में अब केवल 2 प्रकार के न्यायालय ही मौलिक अधिकार के संरक्षक माने जाते हैं, जिसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो ये सर्वोच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकार का संरक्षक होता है, और ये किस आर्टिकल के तहत हमारे मूल अधिकार की रक्षा करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत हमारे मूल अधिकार की रक्षा करता है। चौथा क्वेश्चन कि किसे संविधान का संरक्षक तथा मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है? अब देखिए, इसमें मौलिक अधिकार का संरक्षक पूछ दिया, तो इसमें क्या पूछ दिया इसी के साथ ऐड करके? संविधान का संरक्षक। तो संविधान का संरक्षक या मूल अधिकार का संरक्षक अपने उच्च न्यायालय को माना जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो संविधान का संरक्षक तथा मूल अधिकार दोनों का संरक्षक माना जाता है। 5वां क्वेश्चन आपके सामने कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो जैसा कि अभी पीछे के प्रश्नों में आप लोगों ने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत हमारे मूल अधिकार की रक्षा करता है, तो उसी तरीके से आर्टिकल 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार या संविधिक अधिकार या मूल अधिकार या उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है। क्या प्रवर्तित किया जा सकता है? तो हमारे मूल अधिकार को प्रवर्तित किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति आर्टिकल 32 के अंतर्गत कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय इन मूल अधिकारों के प्रवर्तित करने का अधिकार रखता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6वां कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से यह पूछा गया था कि यदि मुझसे यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह स्टेटमेंट दिया था कि यदि मुझसे यह पूछा जाए कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसको निकाल देने पर संविधान शून्य हो जाएगा, तो निसंदेह अनुच्छेद 32 है। और इसी अनुच्छेद 32 को इन्होंने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। इसी अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। तो इस तरीके से इसी 32 की जो भाषा है, वो 32 की जो हेडिंग है वो दिया गया है 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अगर हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो इसी आर्टिकल 32 की जो हेडिंग है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसी संवैधानिक उपचारों को भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। उसके बाद से 7वां क्वेश्चन कि किस एक प्रलेख को, अब कितने लोगों को ये शब्द नहीं समझ में आ रहा होगा? प्रलेख। ठीक। किस एक प्रलेख को किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है? तो जैसा कि आर्टिकल 32 में अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के अंतर्गत रीट या निदेश या फिर आदेश या फिर प्रलेख, मतलब कि एक ही शब्द के लिए एक ही चीज़ के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है? रीट कह लीजिए या फिर प्रलेख कह लीजिए या फिर निदेश कह लीजिए। तो इसी को एक ही शब्द के रूप में जाना जाता है, और वो प्रलेख, प्रलेख का मतलब क्या हो गया? रीट हो गया। तो किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए रीट, प्रलेख या निदेश जारी करता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता का, यानी कि हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय
कौन सी रीट जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। और ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं, और वो अगर आर्टिकल 22 के अंतर्गत उस गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तब उस कंडीशन में वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा किस प्रलेख या रीट के माध्यम से करेगा? तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से करेगा। 8वां क्वेश्चन कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु कौन सी रीट जारी की जाती है? अब यहीं पे प्रलेख शब्द आया, यहीं पे इसी प्रलेख के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो रीट शब्द का प्रयोग किया गया। और क्या चीज़ है? तो यहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। ऑप्शन हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो या सर्सियरी। तो अब थोड़ा सा आपको ये जानना होगा कि आर्टिकल 32 में कितने प्रकार की रीट जारी करता है। तो वो उस 5 प्रकार की रीट जारी करता है, और उस 5 प्रकार की रीट का हिंदी और इंग्लिश वर्जन आपको निश्चित तौर पे रटना होगा, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी हिंदी को इंग्लिश में ऑप्शन के रूप में दे देता है या हिंदी वाला ऑप्शन में दे देता है। तो ज़्यादातर लड़के हिंदी वाला रटे रहते हैं, और अगर इंग्लिश में ऑप्शन दे देता है तो उस कंडीशन में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हर जितने प्रकार की रीट दी गई है उसके 5 प्रकार के रीट को आपका इंग्लिश वर्जन भी रटना होगा, क्योंकि अभी पिछला कुछ दिन पहले आपका एसआई का पेपर हुआ था। उसी एसआई के पेपर में ये पूछ दिया था कि हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है। अब वो इंग्लिश वाला पूछ दिया क्वेश्चन में। अब ज़्यादातर लड़के इंग्लिश तैयार करके नहीं गए थे और ऑप्शन में बंदी प्रत्यक्षीकरण दे दिया, परमादेश दे दिया, अधिकार परीक्षा दे दिया, उत्प्रेषण दे दिया। तो जब तक इन सारे रीट का आप इंग्लिश नहीं याद किए रहेंगे तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में आपको कठिनाई महसूस होगी। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका हैबियस कॉर्पस, और इसी हैबियस कॉर्पस को हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में जाना जाता है। जबकि मैंडेमस का हिंदी होता है आपका परमादेश। परमादेश यानी कि दूसरी रीट कौन सी हो गई? परमादेश। उसका इंग्लिश क्या हो गया? मैंडेमस। उसके बाद से को वारंटो की हिंदी होती है आपका अधिकार परीक्षा। सर्सियरी का हिंदी रूपांतरण होता है आपका उत्प्रेषण। तो इस तरीके से हैबियस कॉर्पस हिंदी वर्जन हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस परमादेश, को वारंटो अधिकार परीक्षा, सर्सियरी आपका उत्प्रेषण। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी की जाती है। 9वां क्वेश्चन आपका कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चूँकि ये जो 5 प्रकार की रीट हैं उस 5 प्रकार की रीट का कुछ न कुछ शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसी बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्वेश्चन में यही पूछा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है मना करना, जेल जाना, या सशरीर उपस्थित करना, या आदेश देना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका ये राइट होता है कि शरीर के साथ, सशरीर का मतलब शरीर के साथ न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर उसको उपस्थित किया जाए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सशरीर उपस्थित करो। तो इस तरीके से ये 9 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया। अब आगे के क्वेश्चन अभी मैं इस चैप्टर से कराता हूँ। अब आपका अगला क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। और प्रश्न संख्या 10 क्या है कि किस रीट को पोस्टमार्टम रीट भी कहा जाता है? किस रीट को पोस्टमार्टम रीट भी कहा जाता है? तो पोस्टमार्टम रीट जो है वो उत्प्रेषण को कहा जाता है। अब उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम रीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो उत्प्रेषण है
उत्प्रेषण के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय दिए गए निर्णय की पुनः परीक्षा करता है। जैसे होता यह है कि चाहे छोटा से छोटा केस हो, चाहे बड़ा से बड़ा केस हो, सभी वाद का निर्णय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस निर्णय को दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट जो है उत्प्रेषण रीट के माध्यम से उस वाद की पुनः परीक्षा कर सकता है। तो उसी को पोस्टमार्टम पुनः परीक्षा करने का मतलब क्या हो गया, उसका चीर फाड़ करके जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सही है या गलत है उसको उसका निर्णय को ऑब्जर्व करता है। तो इस कारण से उत्प्रेषण रीट को पोस्टमार्टम रीट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 11वां कि ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है। अरे भाई, याचिका तो कोई भी याचिका होगी तो वो किसके द्वारा जारी की जाएगी, न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाएगी। तो ऐसी याचिका जो न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती है, इसको केवल थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है अब, जिसमें यह कहा जाता है कि वह प्रदत्त शक्तियों के भीतर अपने कार्यों को करें। मतलब कि न्यायपालिका ने रीट जारी किया और वो किस प्रकार की रीट जारी किया कि ऐसे लोग जो अपने दिए गए शक्ति, प्रदत्त का मतलब क्या होता है, दिए गए शक्ति के भीतर अपने कार्यों को करें। तो उत्प्रेषण हो गया, परमादेश हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, प्रतिषेध हो गया। तो इसमें जैसे होता ये है कि अगर किसी व्यक्ति को एक निश्चित अधिकार दे दिया गया है और अगर उस अधिकार के बाहर जाकर के काम करता है तो उस कंडीशन में न्यायपालिका कौन सी रीट जारी करती है, तो न्यायपालिका परमादेश का रीट जारी करती है। परमादेश का मतलब कि हम आदेश देते हैं। अब आदेश ये देते हैं कि आप अपनी अधिकार क्षेत्र के भीतर रह करके कार्यों को करें। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी रीट अधीनस्थ न्यायालय के कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो प्रतिषेध हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, उत्प्रेषण हो गया या बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। अब इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्प्रेषण। जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया था कि अगर कोई भी डिसीज़न दिया जाता है तो वो किसके द्वारा, तो सबसे निचले कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। अब जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आप अपील करते हैं तो आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे, या फिर उसके भी निर्णय से संतुष्ट नहीं हुए तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो उस कंडीशन में अब जब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की फाइल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं पहुंची रहेगी तो क्या न्यायालय उसका परीक्षण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो तब उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन सी रीट का जारी करता है, उत्प्रेषण जारी करके उस केस का परीक्षण करने की शक्ति रखता है। आपका क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि सही सुमेलित करें। मतलब कि इसमें यह है कि जैसा कि शुरुआती प्रश्नों में हमने बताया कि जो भी आपका रीट जारी की जाती है उसका शाब्दिक अर्थ ज़रूर पूछता है। तो जैसे कि इसके पहले के क्वेश्चन में हमने बताया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर बाकी जो आपके 4 रीट हैं उसका शाब्दिक अर्थ के संबंध में आपको मैच करना है कि किस रीट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है मना करना अथवा रोकना, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन। तो इस तरीके से प्रतिषेध का मतलब क्या हो गया, मना करना या रोकना। उसके बाद से परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंडेमस। परमादेश को इंग्लिश में कहते हैं मैंडेमस। उसके बाद से तीसरा आपका रीट का नाम है उत्प्रेषण, और इसी उत्प्रेषण को इंग्लिश में कहा जाता है सरसियरी। और इस सरसियरी का शाब्दिक अर्थ होता है आपका वादों को भेजना।
मतलब कि जो भी अधीनस्थ न्यायालय में केस डिसाइड हुआ उस केस के संबंध में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आपका अगर अपील की जाती है तो उस केस की फाइल आप उत्प्रेषण रीट के माध्यम से आपको सुप्रीम कोर्ट में भेजना होगा। चौथा आपका है अधिकार परीक्षा, तो ये आपका एक ही बच गया। और अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वारंट द्वारा या अथवा प्राधिकृत, और इसको इंग्लिश में कहते हैं को वारंटो। तो इस तरीके से जैसा कि हमने पीछे भी बताया कि सभी रीट का आपको इंग्लिश में नाम ज़रूर याद करना होगा। तो पहली रीट आपका हमने शुरू में बता दिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, और उस बंदी प्रत्यक्षीकरण का इंग्लिश होता है आपका को वारंटो, उसका इंग्लिश होता है हैबियस कॉर्पस। और हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वो होता है आपका सशरीर उपस्थित करो, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्वेश्चन में कर दिया है। दूसरा प्रतिषेध की इंग्लिश आपका प्रोहिबिशन, और प्रोहिबिशन का मतलब हो गया आपका मना करना अथवा रोकना। परमादेश की इंग्लिश हो गई आपका मैंडेमस, और इस मैंडेमस का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। चौथा आपका रीट हो गया उत्प्रेषण, और उत्प्रेषण को इंग्लिश में कहते हैं सर्सियरी, और सर्सियरी का शाब्दिक अर्थ होता है वादों को भेजना। और पांचवी जो रीट है वो है आपका अधिकार परीक्षा, और इसकी इंग्लिश होती है को वारंटो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राधिकृत अथवा वारंट द्वारा। तो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन में आपके सभी क्वेश्चन क्या हो गए? शामिल हो गए, और जिनका उत्तर आपको सरलता से इसी क्वेश्चन में मिल चुका। क्वेश्चन नंबर 14 कि मूल अधिकार के संबंध में सभी वादों का कालक्रम निर्धारित करें। जैसे कि मूल अधिकार से संबंधित तमाम तरह के केसेस या वाद हुए थे, अब उस वाद का ईयर पूछ रहा है कि कौन सा केस किस ईयर में डिसाइड हुआ था। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो चारों के बारे में तो आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपने संविधान का मेरा जितना भी लेक्चर है अगर उसको पढ़ा होगा तो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस के रूप में हमने चर्चा किया हुआ है, और वो है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट का। लगभग ये मान के चलिए कि 90% लड़कों को इस केस का ईयर भी याद रहता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट का केस आपका किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1973 में। ठीक, अब ये 1973 में केशवानंद भारती का केस हो गया। मान लीजिए कि आपका AK गोपालन वाला केस जो है कुछ नया या रिसेंट आपको दिख रहा है, जबकि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस की भी चर्चा हम लोग वीडियो में या चैप्टर में हमने कर चुका है। तो केशवानंद भारती और गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती आपका 1973 में हुआ, और गोलकनाथ का जो केस था वो हुआ था आपका 1967। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हमने एक तरीके से अधूरा टाइप में लिखा हुआ है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं कालक्रम निर्धारित करें, उसके बाद से आपका नीचे भी ऑप्शन देता है कि सबसे पहले A हुआ, B हुआ, C हुआ, D हुआ, उसके बाद से B हुआ, D हुआ, A हुआ, C हुआ। तो इस तरीके से उल्टा पुल्टा ऑप्शन आपका नीचे दिया रहता है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर 2 ऑप्शन आपको मिल गया, 2 का सही जानकारी आपके पास है, तो संभावना ये बनती है कि बाकी 2 का भी सीक्वेंस आपको ऑप्शन में दिखाई दे जाता है। तो इस तरीके से आपका गोलकनाथ 1967 और AK गोपालन का केस जो है ये हुआ था आपका 1950 में, जबकि मिनार्वा मिल्स का केस जो हुआ था वो 1980 में हुआ था। तो अब अगर सही कालक्रम अगर व्यवस्थित करना होगा तो सबसे पहला केस आपका A हो गया, उसके बाद से A के बाद से D हो गया, D के बाद से आपका B हो गया, और लास्ट आपका क्या हो गया? मिनार्वा मिल्स का केस हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से हल किया जाता है। अगर 2 की जानकारी है तो संभावना ये रहती है कि दोनों का सीक्वेंस बनाने के बाद से ऑटोमेटिक आपको सारे ऑप्शन बने बनाए मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन 15वां कि मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर कौन आवेदन दे सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो कोई भी व्यक्ति,
चाहे उसका रिश्तेदार हो, नातेदार हो या हितबद्ध व्यक्ति हो, तो कोई भी व्यक्ति, आपका दोस्त मित्र हो, तो कोई भी व्यक्ति उस मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए आवेदन दे सकता है। तो आंसर क्या हो गया? कोई भी व्यक्ति, या ये कह सकते हैं हितबद्ध व्यक्ति। हितबद्ध व्यक्ति मतलब जो आपसे क्या रखता हो? हित रखता हो। तो कोई भी व्यक्ति मूल अधिकार के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन आर्टिकल 32 के तहत दे सकता है। 16वां क्वेश्चन कि संसद के किसी अनुच्छेद हेतु विधि बनाने का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? मतलब संसद जो है वो किसी अनुच्छेद हेतु किसका निर्माण? तो विधि बनाने का निर्माण, यानी कि विधि बनाने का निर्माण किसको दिया गया है? तो संसद को दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? जिसे संविधान में क्या घोषित किया गया है? दंडनीय घोषित किया गया है। मतलब संसद किस अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के तहत कानून का निर्माण कर सकता है जिसे संविधान में क्या घोषित किया गया है? दंडनीय घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 35। और इसी आर्टिकल 35 के अंतर्गत, जैसे कि हम लोग संविधान का मूल अधिकार वाला चैप्टर पढ़े हैं, तो उस मूल अधिकार वाले चैप्टर में आर्टिकल 17 पढ़े होंगे, उसके बाद से आर्टिकल 23-24 पढ़े होंगे। तो आर्टिकल 17 में क्या है? एक दंडनीय घोषित किया गया, आर्टिकल 17 को दंडनीय घोषित किया गया। लेकिन संविधान जो है वो किसी भी व्यक्ति को दंड प्रदान नहीं करता। अब जैसे आर्टिकल 17 सीधे सीधे कह दिया कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब अनटचबिलिटी या छुआछूत का अंत कौन आर्टिकल करेगा? 17 करेगा। लेकिन इस 17 के अनुपालन में क्या संविधान में कहीं कोई प्रावधान दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो इसी 17 के पालन करने हेतु संसद जो है वो आर्टिकल 35 के अंतर्गत क्या कर सकती है? विधि का निर्माण कर सकती है। तो इस तरीके से ये आपका और आपका अनुच्छेद 23-24 जो बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो इस पे भी प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन इसके संबंध में किसी भी प्रकार का संविधान में वर्णन नहीं है। तो आर्टिकल 35 के अंतर्गत इस मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए संसद जो है वो कानून का निर्माण कर सकती है। तो इस तरीके से ये मूल अधिकार का चैप्टर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दिए। थोड़ा सा आप लोग इस प्रश्न उत्तर को गौर से सुना करिएगा। एक ही प्रश्न में आपके कई आंसर और कई क्वेश्चन भी शामिल रहते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आप पुटअप करते हैं, उसको ध्यान से पढ़ते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उस क्वेश्चन से आपके 1-2 क्वेश्चन और उससे रिलेटेड तैयार हो जाएंगे और 1-2 क्वेश्चन आपके सामने और उसमें ऐड हो जाते हैं। तो कृपया करके इन प्रश्न और उत्तरों को आसानी से ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ें, ताकि एक क्वेश्चन के साथ 2-2 क्वेश्चन, आपका 3-3 क्वेश्चन उसमें तैयार हो जाए। अब आज के लिए मूल अधिकार का आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब बाकी अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिस के रूप में नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों छोटे चैप्टर हैं, और इन दोनों छोटे चैप्टर का नीति निदेशक तत्व में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है, किस आर्टिकल से आता है, उस पे और मूल कर्तव्य पे दोनों वीडियो मैं एक साथ लेकर के आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।